Hi, so this is class number 16 जनरल स्टडीज रिवीजन। 10 टॉपिक हम रोज देख रहे हैं इन अबाउट 30 मिनट्स ऑफ टाइम। ये 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं लाइक पॉलिटी के, हिस्ट्री के, करंट अफेयर्स के, इकोनॉमिक्स के एंड ज्योग्राफी के। इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन से सुनना है। इसके कुछ ही देर बाद मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे। वॉच दिस वीडियो केयरफुली विद फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड देन रिवाइज दिस वीडियो वाया दैट पीडीएफ राइट देन एंड देयर ओनली। इससे क्या होगा, ये चीज बहुत अच्छे से डेली के डेली 10 टॉपिक्स अपने कंसोलिडेट होते जाएंगे इन नो मैटर, इन नो अमाउंट ऑफ टाइम। मार्च एंड अप्रैल में बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन सिलेबस का इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्लासेस मिस नहीं करना है। वीडियो वॉच इट केयरफुली एंड रिवाइज इट वाया पीडीएफ। ओके, सो लेट अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। ये क्विक फैक्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएट कैसे हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को क्रिएट किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर्ड हैं, बोरो किए गए हैं। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में। रिटायर्ड जज बी आस्क्ड टू सिट इन सुप्रीम कोर्ट। यस, अगर जजेस का शॉर्टेज है तो रिटायर्ड जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। ऑर्गन ऑफ द स्टेट विच मेक लॉ, तो लेजिस्लेचर बोलते हैं जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ऑर्गन ऑफ द स्टेट इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट लॉज। जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया, उसका एग्जीक्यूशन का जिम्मा है दिस एग्जीक्यूटिव के पास। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी होता है, वो इस लॉ को ये देखता है कि वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, तो वो होता है जुडिशियल रिव्यू। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये किस फेमस थिंकर ने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में? और किस ऐसा एक डीपीएसपी भी है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात का है, उसका नाम भी बताइए। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्ट, फेयर और रीजनेबल एक्शन। सुप्रीम कोर्ट एक आर्टिकल है 142, वो क्या है? टेल। तो दिस इज सेपरेशन, दिस इज नेचुरल जस्टिस, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एक्शन। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉम होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट में भी इन पर्टिकुलर किस हाउस के लिए होती है? टेल। जो एग्जीक्यूटिव होती है, लोकसभा, राज्यसभा, किस हाउस के लिए होती है? प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का, ये नहीं भूलना है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये मिलके बनाती है पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव पावर एंड ऑन द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन, ये जो पावर है ना प्रेसिडेंट की, ये सब प्रेसिडेंट की पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर और डिफेंस, जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीन है, इनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सुप्रीम कमांडर होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये क्विक फैक्ट्स हैं पॉलिटी के। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से जुडिशियल रिव्यू आया। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है। रिटायर्ड जज भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी कानून का इंटरप्रिटेशन करता है, रिव्यू करता है। नेचुरल जस्टिस जस्ट, फेयर और रीजनेबल एक्शन है। पार्लियामेंट एंड इन पर्टिकुलर लोकसभा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉम रेस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है और प्रेसिडेंट डिफेंस फोर्सेस और एग्जीक्यूटिव पावर का पार्ट है। अब सी, हमने डीपीएसपी पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स भी अभी अपन कवर करेंगे। बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो है द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ये किस रिजोल्यूशन के थ्रू पंडित नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था, और उसी का एक कंसाइज फॉर्म है दिस प्रीएम्बल। ओके, सो प्रीएम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके जितने भी कीवर्ड जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इनके मीनिंग पता होने चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन सब के कीवर्ड्स हमें पता है। आज का होमवर्क एक और क्या है आपका? इस क्लास के बाद इस पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक ओपन करिएगा, इसमें ये जो कीवर्ड्स है ना, इनके एक एक सेंटेंस में मीनिंग बताइए। सोवरेन का क्या मतलब है? सोशलिस्ट का क्या मतलब है? सेक्युलर का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का क्या मतलब है? तो ये हमारा प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल ने इसके बारे में कहा है।
एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस। जस्टिस कौन सा? जस्टिस करना है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी देना है। लिबर्टी कौन सी देनी है? थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप की। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। देन इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी कौन सी? स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और प्रमोट करें अमंग देम ऑल, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड 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 टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी। भड़काऊ बातें नहीं, फ्रेटर्निटी। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constituent Assembly, 26th day of November 1949, 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So this is our preamble. Preamble. आप ये भी बताना 26 को तो यहाँ पे नवंबर लिखा हुआ है, बट 26 जनवरी को ये कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? ये सब आंसर्स आप आंसर करना, इन सब कीवर्ड्स के मीनिंग और 26 जनवरी क्यों। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So this is the preamble, this is the ID of our constitution. All right, now let us come to geography. आज हम देखते हैं, जैसे लास्ट क्लास में फिजियोग्राफिक डिवीजन डेक्कन वगैरह देख लिया था, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। डिफरेंस क्या होता है? वेस्टर्न घाट पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ऐसे वेस्टर्न कोस्ट ये इंडिया है, तापी रिवर टू कन्याकुमारी। तापी रिवर से गुजरात से ही स्टार्ट हो जाता है कन्याकुमारी तक, ऐसे। और जो ईस्टर्न घाट है ये नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ओडिशा से नीलगिरी हिल तक है, ऐसे ओडिशा से नीलगिरी हिल। इसका एवरेज एलिवेशन ज़्यादा है वेस्टर्न घाट का, ईस्टर्न घाट का एवरेज एलिवेशन कम है। विड्थ वेस्टर्न घाट की कम है, ईस्टर्न घाट की विड्थ ज़्यादा है। स्टैंड्स लाइक कॉन्टिन्यूस वॉल, तो दिस इज नॉट ट्रंकेटेड, क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट किन किन शहरों को कनेक्ट कर रहे हैं? आंसर इन कमेंट सेक्शन। थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। और जो ईस्टर्न घाट है यहाँ पे इतना कंटिन्यूटी नहीं है, ये डिवाइडेड है बिकॉज लार्ज रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, इन्होंने इसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। स्ट्रक्चरल यूनिटी वेस्टर्न घाट की है, ईस्टर्न में नहीं है। मैनी रिवर्स का सोर्स है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में ओरिजिनेट नहीं है। ये परपेंडिकुलर टू द मॉनसून है, देयरफॉर हैवी रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। साउथ वेस्ट मॉनसून ऐसा आया, या हमने मॉनसून प्रेसिपिटेशन भी पढ़ा है आंसर राइटिंग में। ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वेस्ट कोस्टल प्लेन में। साउथ वेस्ट मॉनसून पैरेलल है, तो ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून पैरेलल चलता है बे ऑफ बंगाल, जैसे ये है ये, और मॉनसून की विंड ऐसे आ रही है और ये पैरेलल में है, तो इधर बारिश होती ही नहीं है। तो दैट इज वाई इधर जो मॉनसून विंड समर मॉनसून होता है उसमें इस साइड ज़्यादा बारिश नहीं होती। कोरोमंडल में जो ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है ना, इससे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये क्या डिफरेंसेस हुए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के। क्विकली मैं स्पीड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हाईलाइटेड है, इस पीडीएफ को इस वीडियो के बाद आई विल शेयर। इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू है, ये नैरो कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रन कर रहा है तमिलनाडु टू वेस्ट बंगाल, ईस्ट में तमिलनाडु टू इधर वेस्ट बंगाल तक कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड है गुजरात इन द वेस्ट, देखो ये सवाल आया था, गुजरात इन द वेस्ट टू महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करता है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट में एक्सटेंसिव है, वाइडर है। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट में वो इतना वाइड नहीं है। ये जो ईस्टर्न है ये इमर्जेंट कोस्ट है, जबकि वेस्टर्न में पार्ट सबमर्जेंट है, पार्ट इमर्जेंट है, दोनों है। नॉर्दर्न सिरकार है, बैटल ऑफ सिरकार देखा था, कृष्णा रिवर और महानदी रिवर के पास में है नॉर्दर्न पार्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। और कोस्टल प्लेन में ही हमने इसका एक शुरू में एक मैप में भी देखा था कोस्टल प्लेन, तो ये कोरोमंडल है चेन्नई के पास, सी से चेन्नई, सी से कोरोमंडल, और यहाँ ऊपर है सिरकार महानदी में। देन ये जो प्लेन है कावेरी कृष्णा रिवर ऊपर है, उत्कल हम
नेशनल एंथम में भी उत्कल है ना, उत्कल मतलब महानदी, उड़ीसा चिलिका लेक, यहाँ उत्कल प्लेन है। आंध्रा में साउथ ऑफ उत्कल प्लेन है पुलिकत लेक है, पुलिकत लेक है। तमिलनाडु में पुलिकत लेक टू कन्याकुमारी। तो ये ईस्टर्न ऐसे अपने प्लेन्स है, पेनिनसुला साउथ में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है केरला गुजरात में, अरेबियन सी वेस्टर्न घाट तरफ है, इसमें रिवर्स हैं, बैक वाटर्स है केरला के। गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात भी नॉर्दर्न पार्ट में। ये जो बैक वाटर है, ये बैक वाटर्स क्यों कहते हैं इन्हें, आंसर बैक वाटर। ओके, तो यहाँ कौन से प्लेन्स है, मालाबार है, कोंकण है और गुजरात कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। तो ये क्या हुए, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ग्रेट रन जो है, ग्रेट रन ये सॉल्ट सोक्ड प्लेन है नॉर्थ कच्छ में गुजरात में। लिटिल रन जो है ये सदर्न कंटिन्यूएशन है ग्रेट रन का। रन में एक वाइल्ड एस भी मिलता है। कच्छ जो है साइड्स में इधर वेस्ट एंड साउथ है। लूनी और बनास रिवर है, कौन सी रिवर है यहाँ पे, लूनी और बनास रिवर डिस्चार्ज कर रही है रन पे, ग्रेट रन पे। तो ये कौन सा हुआ, इनलैंड ड्रेनेज हुआ, समुद्र तक नहीं पहुंचा, इनलैंड ड्रेनेज हुआ। काठियावाड़ पेनिनसुला है साउथ ऑफ कच्छ में, यहाँ पर मांडव हिल्स है और ये माउंट गिरनार 2020 या 21 का सवाल है। माउंट गिरनार यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ नर्मदा, तापी, माही, साबरमती यहाँ पे रिवर्स आ रही है, अलुवियल प्लेन बना रही है। साउथ ऑफ गुजरात में कोंकण कोस्ट आती है, कोंकण मतलब गोवा के आसपास, गोवा, दमन टू गोवा। फिर मुंबई कर्नाटका कोस्ट चालू होती है मैंगलोर में। फिर केरला के प्लेन है, तो केरला में क्या है, मालाबार, मैंगलोर टू कन्याकुमारी। इसको एक बार जल्दी से पढ़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे हैं वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के डिफरेंसेस और ये है कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो वेस्टर्न कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में अरेबियन सी। ईस्टर्न कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न नैरो है, ईस्टर्न ब्रॉडर है। वेस्टर्न में शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स आती है, अनेबल टू फॉर्म डेल्टा। तो वेस्टर्न में डेल्टा नहीं है, जबकि ईस्टर्न में तो ह्यूज डेल्टा है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब डेल्टा फॉर्मेशन बनाती है। डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, नीम, बे ऑफ बंगाल में ही है। सेवरल लगून्स हैं सदर्न पार्ट ऑफ द प्लेन में, यहाँ लगून्स कंपैरेटिवली कम है बट फिर भी चिल्का लेक वगैरह है। वेस्टर्न के जो प्लेन्स हैं ये इंडेंचर्ड कोस्ट है, तो यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स बहुत मिलेंगे, वास्को डी गामा वगैरह, इधर नेचुरल पोर्ट्स बहुत है। ईस्टर्न पोर्ट में ना डिपोजिशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छे पोर्ट्स बनाना डिफिकल्ट होता है ईस्टर्न प्लेन पे, बिकॉज सेडिमेंट्स बहुत आ रहे हैं। ये सबमर्ज्ड है, तो इसीलिए नो स्कोप फॉर डिपोजिशनल एक्शन ऑफ रिवर, जबकि यहाँ पर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ज़्यादा मिलेंगे ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में। ऑफ शोर फाइन सी बीचेस है, सैंड रिजेस है, लगून्स है। सबसे दिस मरीना ब्रीच जो है चेन्नई, दिस इज अगेन सो गुड, चेन्नई का। देन सैंड रिजेस एंड दिस लगून। सो दिस इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये डिफरेंस होता है, ये भी एक बार आप क्विकली देख लेना। अब इस सीरीज में आज हम सारे वाइस रॉय गवर्नर पढ़ लेंगे, बहुत स्पीड से चल रहे हैं अपन, एंड सी कितना पोर्शन कवर कर लिया। रिवाइज लॉर्ड हार्डिंग है, और मैं कोई नया कंटेंट भी पिक नहीं कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना उसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं होगा कि डुप्लिसिटी हो रही है, कुछ नई चीज देख रहे हैं। ओके, तो लॉर्ड हार्डिंग है, ये है 1910 टू 1916। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो 1905 टू 1947 ये पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आएंगे। तो हार्डिंग के टाइम पे क्या हुआ, दिल्ली दरबार लगा 1911। गांधी जी इंडिया आ गए हैं 1915। और कौन सा दिवस मनाते हैं अपन, आंसर बॉम्ब हुआ चांदनी चौक में हार्डिंग पे। कैलकाटा टू दिल्ली कैपिटल अब ट्रांसफर हो गई, दिल्ली अब इंडिया की कैपिटल होगी। बंगाल जो है वो बिहार प्रोविंस से अलग हो गया। मैकमोहन लाइन क्रिएट हुआ इंडिया चाइना, और एक गदर म्यूटिनी हुई 1915। तो ये वर्क हुआ हार्डिंग में। फिर चेम्सफोर्ड आता है, चेम्सफोर्ड में इंडियन होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसकी 1916 दो ब्रांचेस थी, उन दो ब्रांचेस का नाम बताइएगा। लखनऊ पैक्ट हुआ, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आए, सेडलर कमीशन बनेगा फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होगा, रॉलेट एक्ट होगा, ना वकील ना अपील ना दलील। जलियांवाला बाग मैसाकर होगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1921 में एस्टैब्लिश हुआ। तो ये कब हुआ, चेम्सफोर्ड में। अर्ल ऑफ रीडिंग आता है 1921 से 26। मालाबार रिबेलियन होगा, अभी कोस्ट पढ़ा ना, मालाबार कोस्ट कहाँ पे था, आंसर मालाबार कोस्ट, जस्ट नाउ अभी देखा हमने मालाबार। मुपला रिबेलियन होती है, एथनिक रिबेलियन होती है। एनसीएम स्टार्ट होगा, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर जी बनाते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी 21 में। ली कमीशन आती है पब्लिक सर्विसेज में। आरएसएस फाउंड होती है 1925 में। रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर, और चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। सो दिस इज रीडिंग।
देन लॉर्ड इरविन है, इरविन 26 से 31 के बीच में, 26 to 31। साइमन कमीशन हुआ, नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनने की बात। देन डेथ ऑफ लाला लाजपत राय जी होती है, साइमन कमीशन, गो बैक साइमन कमीशन, जब आप प्रोटेस्ट चल रहा था तो लाला लाजपत राय जी। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना आता है, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है 1929 पे। सॉल्ट, अब पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ है, सॉल्ट मार्च हुआ, धरसना सत्याग्रह हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, अलाहाबाद एड्रेस, चिट्टागोंग आर्मरी रेड, सूरी सेन, गांधी इरविन पैक्ट 1931 एंड एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह जी, शिवराम राजगुरु जी एंड सुखदेव थापर जी। ये हुआ लॉर्ड इरविन के टाइम पे। फिर वेलिंगटन आता है, पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। पाकिस्तान डिक्लेरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 34 में बनती है। तो ये वेलिंगटन हुआ, 36 तक आ गए अपन। अब अपन 36 से 43 में लिनलिथ गो होगा, इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर वगैरह भी होगा तो एक्सटेंशन मिलेगा, ज़्यादा लंबा करियर है, वरना यूजुअली 5 साल का रहता था इनका। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस होंगे प्रोविंस में 37 में। एंट्री वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया का होगा और इसी के नाम पे फिर हम रिजाइन भी कर देंगे कि हमें वर्ल्ड वॉर 2 में पुश कर दिया गया। डे ऑफ डिलीवरेंस होगा, लाहौर रेजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन आएगा, क्रिप्स मिशन। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगा, इंडियन लीजन भी 1942 में, इंडियन नेशनल आर्मी 42 में, और बंगाल फेमाइन होगा। ये बहुत वर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस बंगाल फेमाइन हुआ था 1943 में और ये एंथ्रोपोजेनिक था। फिर वेवल होता है 43 to 47। CR फॉर्मूला होगा बिकॉज अब इतना डिफरेंसेस बढ़ गए कि पार्टीशन वगैरह की बात होने लग गई। शिमला कॉन्फ्रेंस होगा, कैबिनेट मिशन होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह तैयार होगी। डायरेक्ट एक्शन डे, इंटरिम गवर्नमेंट और इंडियन नेवी की म्यूटिनी। फिर माउंट बैटन आते हैं, माउंट बैटन का काम यही था इंडिया को फ्री करना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो बहुत क्विक, बिकॉज अब वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड हो गया था, अब क्विक डिसीजन की बात थी। माउंट बैटन ही गवर्नर जनरल बनता है डोमिनियन ऑफ इंडिया का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज लॉर्ड माउंट बैटन, ओके, इट इज नॉट इंडियन। देन सी राजगोपालाचार्य लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और इसके बाद ये ऑफिस अबॉलिश हो जाता है और इंडिया में आते हैं प्रेसिडेंट। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये हमने क्विकली पूरा कवर कर लिया 1773 से 1947 तक। अब इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं अबाउट जीएनपी। व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी जो होता है ये होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। कल हमने पढ़ा था ना, जीडीपी पढ़ा था, आज जीएनपी देखते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर ऑफ अ कंट्री दैट इज बाय लेबर एंड प्रॉपर्टी। तो मतलब जीडीपी में ही एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर रहे हैं अपन, तो दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस हुआ? देखो, जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री होता है इज एडेड वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री और फॉरेनर। आईपीएल हुआ, बहुत सारे विदेशी आ गए, इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, दैट इज जीडीपी ऑफ इंडिया। फॉरेनर हो या रेसिडेंट हो, डजंट मैटर। तो ये होता है जीडीपी। हमारे बहुत सारे इंडियंस यूएस सऊदी इधर चले जाते हैं, वो कम कर रहे हैं, वहां वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारी जीडीपी में नहीं आ रहा, वो उनकी जीडीपी में जा रहा है। तो प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ कंट्री और फॉरेनर डजंट मैटर वेदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और फॉरेनर। सो दिस इज जीडीपी। जीएनपी में प्रोडक्शन ऑफ फॉरेनर्स इन द कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड। तो जीएनपी में फॉरेनर नहीं हटाते, अब प्रोडक्शन केवल नेशनल्स का ही होगा। तो हमारे जो इंडियंस हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं तो वो हमारी जीएनपी में आएगा। प्रोडक्शन ऑफ नेशनल्स आउटसाइड द कंट्री इज इंक्लूडेड। तो जीएनपी में एन लगा है, एन का मतलब होता है नेशनल, तो हमेशा याद रखना है इसमें नेशनल के हिसाब से काम होता है। जीडीपी में टेरिटोरी के हिसाब से काम होता है। तो दिस इज जीएनपी, दिस इज जीडीपी, ओके। अब एक टर्म आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट है, जहां पे भी नेट आ जाता है मतलब सब जोड़ना घटाना बराबर ये सब अपन ने कर रखा है, तो नेट आ गया है, मतलब नेट कितना प्रॉफिट हुआ, खर्चा हटा दो तो नेट आता है। तो वैल्यू ऑफ जीएनपी आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हम कोई भी काम करते हैं उसमें कितना इनपुट लगता है, तो वो इनपुट वगैरह की कॉस्ट हटा दो, फिर जो बचा तो वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी मतलब जीएनपी है बट डेप्रिशिएशन हटा दिया। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाओ और सब्सिडीज हटाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाओ और सब्सिडीज हटाओ, तो वो नेशनल इनकम आता है। तो नेशनल इनकम क्या हुआ? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट में से सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाओ, कल जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वो हटा दो, काउंट नहीं करो,
और सब्सिडीज कुछ दी है तो उसको काउंट करो, तो वो हो जाता है नेशनल इनकम। दिस इज नेशनल इनकम। अब रियल नेशनल इनकम क्या होगा? इट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। अब अपन ने इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, जैसे इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है तो रियल जो सैलरी है वो अपनी कम हो गई है। पहले 10,000 रुपए में बहुत काम हो जाता था, अब 10,000 रुपए में काम ही नहीं चल रहा है। सो दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेटेड फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट, जैसे कि बेस ईयर, तो वो होती है रियल नेशनल इनकम। तो रियल नेशनल इनकम क्या होगी? एनएनपी हमने करंट प्राइस पे फाइंड किया, उसको बेस ईयर में प्राइस इंडेक्स से हमने कैलकुलेट किया, तो वो रियल नेशनल इनकम होती है। ये डेफिनेशन याद रखना है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। नेशनल इनकम मतलब इन्फ्लेशन। पर कैपिटा क्या होता है? पर कैपिटा मतलब कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। आज की डेट में कंट्री की पॉपुलेशन एग्जैक्ट नंबर क्या है? टेल मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज बीइंग अर्न पर पर्सन इन अ सर्टेन एरिया। तो नेशनल इनकम से पॉपुलेशन का डिवीजन करो तो पर कैपिटा। हमारे यहाँ सब नंबर्स अच्छे होते हैं, बट जब पर कैपिटा आता है ना तो नंबर कम हो जाता है, बिकॉज हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब पर्सनल इनकम क्या होता है? ये वो इनकम होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का। टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू नेशनल इनकम। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन आप जो करते हो, पीपीएफ ईपीएफ वगैरह, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर सब्सट्रैक्टेड। तो पर्सनल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले नेशनल इनकम फाइंड करो, फिर ट्रांसफर जो पेमेंट्स हुए हैं वो करो, उससे सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन है कम करो, कॉर्पोरेट टैक्स जो है कम करो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, कंपनीज प्रॉफिट से ऐसा कुछ, उसको कम करो। तो वो आती है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम रेसिडेंट की इनकम है, इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की इनकम में नेशनल इनकम से ये चीज हटाओ, पेमेंट ऐड करो, बट ये चीज हटाओ, सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वो बनता है पर्सनल, एक इंडिविजुअल का इनकम। नेशनल इनकम फाइंड करना है, उसमें पेमेंट ऐड करना है, सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हटाना है, तो वो बनेगा नेशनल पर्सनल इनकम। अब इसमें कुछ डिस्पोजेबल इनकम भी होगा। डिस्पोजल मतलब पर्सनल इनकम से भी टैक्स आप पे लग जाएगा। आपने 1,000 रुपए कमाया, सरकार ने बोला 100 रुपए तो टैक्स लेंगे, तो डिस्पोजेबल कितना बचा? 900 ही बचा ना, जो आप खर्च कर पाओगे। तो इट इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल एट देयर डिस्पोजल। आपके पास 900 रुपए ही है। कंपनीज बड़े बड़े ऑफर्स देती है, पैकेज सीटीसी इतना है, बट उस पर इतना डिडक्शन वगैरह हो जाता है, एक्चुअल इन हैंड सैलरी बहुत कम हो जाती है, तो दैट इज डिस्पोजल, समथिंग लाइक दैट। तो इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एट देयर डिस्पोजल आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी, तो वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। अब ऐसे टर्म चलते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीएनपी। तो जहां भी एनवायरनमेंट इकोलॉजी आ जाता है वो हो जाता है ग्रीन। ग्रीन इकोनॉमी वो होता है जो डील कर रही है एनवायरमेंटल रिस्क, इकोलॉजिकल स्कार्सिटी। इकोनॉमी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख रही है विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। शब्दों में ही लिखा है ग्रीन, गो ग्रीन। ग्रीन जीडीपी में क्या है? कार्बन, दिस नेचुरल कंजम्पशन कितना हो रहा है, से हम कॉन्सेप्ट देखते हैं ना सस्टेनेबिलिटी का। तो ग्रीन जीडीपी इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट नेचुरल कंजम्पशन, रिसोर्सेस कितने डिप्लीशन हुए, फॉरेस्ट कितना लॉस हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना हुआ, रिस्टोरेटिव एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स के, इन चीजों को फैक्टर इन करेंगे तो वो होगा ग्रीन जीडीपी। अब नेट है तो इसको डिप्लीशन जो हुआ है, डिप्रिशिएशन, उसको हटा दो तो नेट आ जाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीएनपी, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा, आरएनआई। एनएनपी है, डिफरेंस जीडीपी और जीएनपी में पता चल गया, और जीएनपी हमें आ गया। अब आज अपन कुछ स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये योजना क्या है? 5 लाख रुपए का हर फैमिली को सेकेंडरी केयर, कुछ इलाज वगैरह कराने के लिए, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं, ये टर्जरी केयर विच इन्वॉल्व्स अ सुपर स्पेशलिस्ट। तो सेकेंडरी केयर और टर्जरी केयर दोनों के लिए एक फैमिली 5 लाख रुपए का उसको सम इंश्योर्ड है, तो दिस इज कॉल्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें क्या होता है? कैशलेस है, पैसे नहीं देने, कार्ड दिखाओ, आपका पेमेंट वगैरह सब सरकार बैंक टू बैंक हो जाता है, आपको कैश नहीं देने, पेपरलेस एक्सेस है सर्विसेज का। तो मतलब बहुत इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है हॉस्पिटल का सारा वहन करना, ऑल पॉइंट ऑफ सर्विसेज। हेल्थ बेनिफिट पैकेजेस में सर्जरी, मेडिकल, डे केयर, ट्रीटमेंट है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स, ये सारी चीजें इसमें आती है। पैकेज्ड रेट भी होता है जिसमें सब है, ईच प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नॉट चार्ज फॉर सेपरेटली, पैकेज्ड रेट है। तो ये सारी चीजें आप मतलब इलाज से रिलेटेड, ट्रीटमेंट में जो भी चीजें, ये सब इसमें कवर्ड है। फ्लेक्सिबल है बट दे कांट चार्ज द बेनिफिशियरी वंस फिक्स्ड बाय द हॉस्पिटल। स्कीम में प्रिस्क्राइब्ड डेली लिमिट भी होती है मेडिकल मैनेजमेंट का। तो ये चीजें हैं हेल्थ बेनिफिट
पैकेज में। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना 5, जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, सेकेंडरी और टर्जरी दोनों में। बेनिफिशियरीज कौन होते हैं? ये बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होते हैं, ये याद रखना है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के थ्रू। बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाइड बाय लेटेस्ट SECC डेटा। फंडिंग क्या होता है? 60:40 है सारे राज्यों में, कुछ यूटीज में ओन लेजिस्लेचर, 90:10 है नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल उत्तराखंड कुछ राज्यों में 100% है। तो ये इसका फंडिंग मैकेनिज्म है। नोडल एजेंसी क्या है? नेशनल हेल्थ एजेंसी है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर बनी है, तो दिस इज नोडल एजेंसी। स्टेट हेल्थ एजेंसी भी बनती है स्टेट गवर्नमेंट में, और ये इंप्लीमेंट करती है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। आरोग्य मतलब होता है हेल्थ, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्कीम इंपॉर्टेंट है कोविड-19 एंड इस ऑल बैकड्रॉप में। इसके अलावा बजट स्पीच अगर आपने नहीं देखा है तो एक बजट स्पीच का वीडियो है, उसको क्विकली गो थ्रू। ये क्या है? पैंगोलिन है, इसकी ऐसे स्केल्स होती है, इसलिए इसका ऐसा मिसप्लेस्ड बिलीफ होता है, तो मेडिसिनल यूज एटसेट्रा ये बहुत ज़्यादा दिस पोचिंग होती है इसकी। दिस इज इंडियन पैंगोलिन। तो इंडियन पैंगोलिन क्या है? थिक टेल्ड पैंगोलिन है, स्केली एंट ईटर है, एंड पैंगोलिन है। ये नेटिव है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। ये लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स होती है, स्केल्स ये आर्मर की तरह होती है, ये कर्ल हो जाता है, उसको डिस्टर्ब थ्रेट लगता है तो कर्ल हो जाता है लाइक अ बॉल सेल्फ डिफेंस में, प्रेडेटर अगर टाइगर है। ये एंडेंजर्ड है इसका अभी स्टेटस भी आपको देखना है ना, तो IUCN रेड लिस्ट करके एक वेबसाइट है, वहाँ हर स्पीशीज का लेटेस्ट डेटा मिलता है, तो हमेशा उसको रेफर करना किसी भी स्पीशीज को चेक करने, क्योंकि स्टेटस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये पैंगोलिन है, स्केली एंटीटर, एलोंगेटेड आर्मर प्लेट, इंसेक्टिवोर मैमल है, मैमल। तो ये आर्मर की तरह कर्ल हो जाता है रोलिंग बॉल में जब इसको थ्रेटन किया जाता है। इसका क्लॉ भी है, तो ये डिग करता है, टर्माइट्स वगैरह खाता है, ये स्टेपल फूड है। स्पीशीज बहुत सारी होती है पैंगोलिन की। इंडिया में इंडियन पैंगोलिन है, चाइनीज पैंगोलिन भी कुछ मिलता है। तो इंडियन पैंगोलिन है, ये थ्रू आउट कंट्री है, साउथ हिमालय सब जगह है ये। चाइनीज पैंगोलिन असम ईस्टर्न हिमालय में है। ये यहाँ का पैंगुइन है। हैबिटेट इसकी जो होती है सारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है, लाइमस्टोन, बैम्बू, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर फील्ड, बट ये बहुत थ्रेटेंड है। इसकी जो स्किन है, इसका रैम्पेड पोचिंग हुआ है स्किन एंड स्केल्स एंड मीट का, तो ये बहुत ट्रैफिक्ड मैमल कहा जाता है। ऐसा डिमांड इसकी मेडिसिनल पर्पजेज में है, तो स्मगलिंग होती है, तो दैट इज वाई IUCN की रेड लिस्ट इंपॉर्टेंट है। और इंडियन पैंगोलिन को एंडेंजर्ड यहाँ पे लिखा गया है, एंडेंजर्ड है यहाँ पे। और इसी तरीके से एक साइट्स होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो उसमें अपेंडिक्स 1 में है। और शेड्यूल 1 होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें ये 1972 में भी शेड्यूल 1 है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, एंडेंजर्ड इसका इंडियन पैंगोलिन का भी स्टेटस है IUCN। ट्रैफिक बहुत है और ये इस तरीके का कुछ दिखता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? इंडियन पैंगोलिन, आरोग्य योजना, कुछ टर्म्स देखे इकोनॉमी के, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल सब कंप्लीट कर लिया 73 to 47, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स देखे, कोस्टल प्लेन्स देखे, और कोस्टल प्लेन्स में भी वेस्टर्न ईस्टर्न देखा। ये था हमारा दिस प्रीएम्बल और ये पॉलिटी के फैक्ट्स। तो इसको क्विकली रिवाइज करिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।